हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हब पर। जैसा कि आपको पता है कि हर संडे हम सीरीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक पार्ट को लेकर के आते हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम 14 नंबर पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले जो पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम ASRB नेट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम ASRB नेट 2021 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इस वीडियो की जो PDF है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकें। यदि आपका कोई क्वेरी है या आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT इज यूज्ड टू स्टडी, अर्थात थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का प्रयोग हम किसके अध्ययन में करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन A इज लीडरशिप बिहेवियर, ऑप्शन B इज इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, ऑप्शन C इज अचीवमेंट मोटिवेशन एंड ऑप्शन D इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन C अचीवमेंट मोटिवेशन, अर्थात जो अभिप्रेरणा है उसका अध्ययन करने के लिए हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट अर्थात TAT का प्रयोग करते हैं। तो उसे डेवलप किया था हेनरी A. मोरे। क्लियर? हेनरी A. मोरे एंड क्रिस्टियाना D. मॉर्गन। ठीक है, ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड। ठीक है, तो आपका जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने थीमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है उसको डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था। और लगभग 1930s का जो एरा है उसको हम मान करके चलते हैं कि 1930 में उन्होंने थीमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है उसके ऊपर अध्ययन किया था और इसके बारे में बताया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज जेंडर एम्पावरमेंट मेजर GEM ऑफ UNDP वाज लॉन्च्ड इन, अर्थात जेंडर एम्पावरमेंट मेजर जो आपका लिंग सशस्त्रीकरण उपाय है UNDP के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन A इज 1992 1992, ऑप्शन B इज 1995, ऑप्शन C इज 1997, ऑप्शन D इज 2000। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन B 1995, अर्थात 1995 में जेंडर एम्पावरमेंट मेजर UNDP के द्वारा स्टार्ट किया गया था, अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हम इसे कहेंगे, को डिज़ाइन किया गया था जेंडर इक्वलिटी के लिए, कि जेंडर जो इक्वलिटी है अर्थात लिंग समानता को कहते हैं मेजर करने के लिए, मापने के लिए हमने जेंडर एम्पावरमेंट मेजर को प्रारंभ किया गया था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आमने सामने का संचार करते हैं तो वो किस प्रकार का संचार कहलाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन A इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन B इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन C इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन D इज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन B इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अर्थात अंतर्वैयक्तिक जो संचार है वो होता है जब फेस टू फेस अर्थात आमने सामने 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संचार करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये क्या है तो ये चारों के चारों जो हैं वो क्या हैं, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। ठीक है, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? अर्थात व्यक्ति जो है वो कितने स्तर पर बात करता है। तो ये 4 लेवल हैं। नंबर 1 है इंट्रापर्सनल अर्थात अंतर्वैयक्तिक, और इंटरपर्सनल अर्थात अंतर्वैयक्तिक संचार, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन अर्थात संगठनात्मक संचार, और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल अर्थात अंतर संगठनात्मक संचार। तो ये जो 4 हैं वो क्या हैं, आपके लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं।
और इन लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के टाइप के आधार पर भी हम कम्युनिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिसर्च दैट गैदरिंग नॉलेज विच हेल्प इन बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अर्थात अनुसंधान जो ज्ञान इकट्ठा करके मनुष्यों के सुधार में मदद करता है, वो कौन सा अनुसंधान कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन बी इज एनालिटिकल रिसर्च, ऑप्शन सी इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड ऑप्शन डी इज क्वालिटेटिव रिसर्च। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अप्लाइड रिसर्च। क्लियर। अर्थात जो व्यवहारिक शोध है वो क्या करता है? वो ज्ञान को इकट्ठा करके मनुष्य के सुधार में मदद करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए हाइपोथेसिस व्हेन टेस्टेड ट्रू बिकम अ, जब एक परिकल्पना सत्य हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज प्रिंसिपल, ऑप्शन बी इज फिलॉसफी, ऑप्शन सी इज लॉ, ऑप्शन डी इज थ्योरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अर्थात थ्योरी। जब कोई हाइपोथेसिस अर्थात जो परिकल्पना है वो सत्य हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। थ्योरी अर्थात वाद, हम इसे वाद कह सकते हैं कि वो एक तरीके से सिद्धांत बन जाता है और उसके ऊपर काम आगे चलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच प्रोजेक्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज लॉन्च्ड बाय ICAR इन, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो क्लाइमेट रेजिलियंस, कृषि के ऊपर जो क्लाइमेट के जो कहते हैं सुधार हैं, उपाय हैं, जो लचीलापन है वो चल रहा है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम ICAR के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज February 2011, ऑप्शन बी इज March 2012, ऑप्शन सी इज April 2013, ऑप्शन डी इज May 2014। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए February 2011 अर्थात 2011 फरवरी में प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया गया था ICAR के द्वारा, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट क्या था? निकरा, NICRA, ठीक है। निकरा को अगर हम फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर, ये आपका प्रोग्राम था जो कि यूनियन मिनिस्टर थे उस समय शरद पवार जी एग्रीकल्चर के। उन्होंने 2 फरवरी 2011 को, ठीक है, 2 फरवरी 2011 को इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफेक्टिव रेट ऑफ डिलीवरी ऑन रेडियो टॉक इज, अर्थात रेडियो पर बातचीत की प्रभावी दर क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 120 वर्ड पर मिनट, 120 शब्द प्रति मिनट, ऑप्शन बी इज 150 वर्ड पर मिनट अर्थात 150 शब्द प्रति मिनट, ऑप्शन सी इज 180 वर्ड पर मिनट अर्थात 180 शब्द प्रति मिनट एंड ऑप्शन डी इज 220 वर्ड पर मिनट अर्थात 220 शब्द पर मिनट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अर्थात 150 वर्ड पर मिनट, 150 शब्द प्रति मिनट की एक इफेक्टिव रेट ऑफ डिलीवरी होता है रेडियो टॉक के दौरान। अर्थात रेडियो पर जब हम बातचीत करते हैं तो उसकी प्रभावी दर कितनी होनी चाहिए? लगभग 150 शब्द प्रति मिनट बोले जाने चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 इज नॉलेज फ्लो फ्रॉम टीचर टू लर्नर इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षक से सीखने वाले तक ज्ञान का प्रवाह किस प्रकार का शिक्षा कहलाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज इनफॉर्मल एजुकेशन अर्थात अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी इज फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस अर्थात इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अर्थात फॉर्मल एजुकेशन, अर्थात जो आपका औपचारिक शिक्षा होती है उसमें क्या होता है? टीचर से लर्नर की तरफ क्या होता है? नॉलेज का फ्लो होता है, अर्थात जो ज्ञान है, ज्ञान का जो प्रवाह है वो टीचर से लर्नर की तरफ होता है। तो वो कौन सी एजुकेशन है? वो है फॉर्मल एजुकेशन अर्थात औपचारिक शिक्षा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु कॉइंड द टर्म इंटरनेट, अर्थात जो इंटरनेट शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ऑप्शन बी इज जावेद करीम,
चैड हर्ले एंड स्टीव चेन, ऑप्शन सी इज बिल गेट्स एंड पॉल एलन, एंड ऑप्शन डी इज विंटन सर्फ एंड बॉब कान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विंटन कर्फ एंड बॉब कान। इन्होंने इंटरनेट शब्द जो था उसको कॉइन किया था, यानी खोजा था, वो दिया था। और अगर हम बात करें लैरी पेज और सर्जी ब्रिन की, तो इन्होंने गूगल दिया था। ठीक है, याद रख लेना। जावेद करीम, चैड हर्ले और स्टीव चेन की अगर हम बात करें तो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं। और ऑप्शन सी की अगर हम बात करें कि बिल गेट्स एंड पॉल एलन, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट दिया था। क्लियर? ठीक। और विंटन कर्फ एंड बॉब कान ने इंटरनेट वर्ड दिया था। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन द बेसिस ऑफ विच रिपोर्ट KVK वाज इस्टेब्लिश्ड, अर्थात किस रिपोर्ट के आधार पर कृषि विज्ञान केंद्र को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी इज मोहन सिंह मेहता कमेटी, ऑप्शन सी इज अशोक मेहता कमेटी, एंड ऑप्शन डी इज GVK राव कमेटी। अगर हम अपने देश में देखें तो जो मेहता कमेटी है उसका काफ़ी योगदान रहा है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मोहन सिंह मेहता कमेटी, अर्थात मोहन सिंह मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर KVK को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो कमेटी थी वो कब बनी थी? 1973, अर्थात 1973 में ये कमेटी बनी थी। और इसकी जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर 1974 में पौंडीचेरी में फर्स्ट KVK ओपन किया गया था, जो कि तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के अंडर में था। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 इज बेसिक फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन इज टू टीच पीपल हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक इज कॉइंड बाई, अर्थात जो प्रसार का मूल दर्शन है कि लोगों को ये सिखाना कि कैसे सोचना है, ना कि क्या सोचना है, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज J. Pilligans, ऑप्शन बी इज बॉयले, ऑप्शन सी इज कैल्से एंड हार्ने, एंड ऑप्शन डी इज विल्सन एंड गैलप। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैल्से एंड हार्ने। इन्होंने कहते हैं बेसिक फिलॉसफी दी थी एक्सटेंशन की, अर्थात जो प्रसार का मूल दर्शन है वो क्या है, वो दिया था 1967 में। और वो मूल दर्शन क्या है? हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक, अर्थात हमें लोगों को क्या सिखाना है कि कैसे सोचना है, ना कि क्या सोचना है। तो ये जो कहते हैं बेसिक दर्शन है, बेसिक फिलॉसफी है, अर्थात जो मूल दर्शन है वो किसके द्वारा दिया गया था? कैल्से एंड हार्ने 1967 के द्वारा ये मूल दर्शन दिया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आल्सो नॉन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज गिवन बाई, अर्थात वाद्य अनुबंधन, जिसे कि हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं, किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज BF स्किनर, ऑप्शन बी इज EL थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी इज जेम्स वॉटसन, ऑप्शन डी इज JWF पियाजे। क्लियर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, BF स्किनर। BF स्किनर ने क्या दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग, अर्थात इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये दोनों ही नाम हैं, इसको दोनों ही हम कह सकते हैं। ये BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। अगर हम बात करें कि एक और टर्म दिया गया था क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग दिया गया था इवान पावलोव के द्वारा। ठीक है, इसके ऊपर काम किया था। ठीक, और अगर हम बात करें कि BF स्किनर ने जो रिसर्च किया था वो किसके ऊपर किया था, तो वो किया था रैट के ऊपर, अर्थात चूहे के ऊपर इन्होंने अपना रिसर्च करा था। और दूसरी बात क्या है कि थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर काम करते हुए उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग जो था वो दिया था। क्लियर? ये किसका है लॉ? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है ये वाला लॉ। क्लियर? तो थॉर्नडाइक के काम को ही आगे बढ़ाया है BF स्किनर ने, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, अर्थात जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, अर्थात क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, वो दिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 इज ब्यूरोक्रेसी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई, अर्थात नौकरशाही सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज फ्रेडरिक टाइलर,
ऑप्शन बी इज मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इज हेनरी फायल एंड ऑप्शन डी इज एल्टन मायो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्या करा था, नौकरशाही सिद्धांत दिया था और इन्हें हम फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं। क्लियर, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी अर्थात जो कहते हैं नौकरशाही का जो जनक है वो किसे मानते हैं हम, मैक्स वेबर को मानते हैं और ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। क्लियर, कौन थे, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। अगर हम बात करें फ्रेडरिक टायलर की, तो फ्रेडरिक टायलर ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, अगर हम बात करें हेनरी फायल की तो इन्होंने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और अगर हम एल्टन मायो की बात करें तो इन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी दिया था। क्लियर, इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया। और मैक्स वेबर ने क्या दिया था, ब्यूरोक्रेसी जो थ्योरी है वो दी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 इज ICR पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल नॉलेज रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम हब फॉर इनोवेशन इज, अर्थात ICR का एक पोर्टल है जिसको हम जानते हैं एग्रीकल्चरल नॉलेज रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम हब फॉर इनोवेशन के नाम से, वो कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एम किसान, ऑप्शन बी इज ई कृषि शिक्षा, ऑप्शन सी इज कृषि एंड ऑप्शन डी इज नाहिप NAHEP। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कृषि। ठीक है, ये एक पोर्टल है कृषि जो कि ICR के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कृषि ICR की एक पहल है, किस लिए, ताकि जो ज्ञान के संसाधन हैं उन सभी संसाधनों को एक ही स्थान पर पहुंचाए सभी लोगों के लिए। तो ये एक पोर्टल है जिसके द्वारा आप कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की और लास्ट क्वेश्चन की। क्यू मेथोडोलॉजी वाज पुट फॉरवर्डेड बाई, अर्थात क्यू कार्यप्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज फिशर, ऑप्शन बी इज ऑस्गुड, ऑप्शन सी इज मोरेनो एंड ऑप्शन डी इज विलियम स्टेफहेंसन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी विलियम स्टेफहेंसन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्यू मेथोडोलॉजी दिया था और ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। क्लियर, इस चीज़ को आप जान लेना, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और 1930s में उन्होंने क्यू मेथोडोलॉजी जो थी वो प्रस्तुत करी थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो PDF प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो आप आसानी से यहाँ से प्राप्त कर सकें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।